अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उमर चीमा एजाज सैयद के साथ। आज के टाक शाक में हम 3 इश्यूज़ पर बात करेंगे। नंबर 1, इमरान रियाज एंकर, टीवी एंकर और यूट्यूबर, वो काफ़ी देर से गायब हैं और अभी तक उनका सुराग नहीं मिल रहा। लाहौर हाई कोर्ट ने उस पर एक्शन लिया हुआ है और आज भी इस सिलसिले में कोई खातरा पेशरफ्त नहीं हुई। उस इशू पर हम बात करेंगे। और दूसरा इशू है इमरान खान पर नैब कौन सा नया केस बनाने जा रहा है। और तीसरा इशू आज के शो में है वो शादीशुदा ख़वातीन के लिए मुलाजमत पेशा शादीशुदा ख़वातीन को जो मसाइल फ़ेस करना पड़ रहे हैं उनके हवाले से हमारी बात होगी। तो एजाज़ सैयद साहब, कैसे हैं आप? कीमा साहब, मैं बिल्कुल खरीद से हूँ, आप बताएं, आप ठीक हैं? A1 शाह जी, अच्छा, आपकी दुआएं। क्या हुआ ये इमरान रियाज वाले केस में? आज लाहौर हाई कोर्ट में था। एजाज़, ये केस तो काफ़ी देर से चल रहा है। आपको आइडिया है कि इमरान रियाज जो है वो 9 मई के वाक़े के बाद कोई 2 दिन बाद वो सियालकोट एयरपोर्ट से कहीं बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे और उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। तो फिर उनको छोड़ दिया गया, लेकिन आगे कोई और किसी ने गिरफ़्तार कर लिया, कोई नामालूम अफराद के हाथों में वो चले गए। तो तब से वो उधर हैं और वो मामला अभी तक चल रहा है। अभी लाहौर हाई कोर्ट में मामला है और आज भी उस सिलसिले में पेशी थी। तो जो लास्ट हियरिंग हुई थी, समाअत थी, उसमें भी जो IG पंजाब हैं उन्होंने टाइम मांगा था कि हमें कोई टाइम दिया जाए। और ख्याल ये था कि जो आज की समाअत या इससे पहले तक गेम किसी मंतकी अंजाम तक पहुंच जाएगी, इमरान रियाज को पेश किया जाएगा, लेकिन नहीं पेश किया गया। तो ये तो वो चीज़ें हैं कि जो एक मंजरेआम पर हैं, जो उससे बिहाइंड द सीन चल रही हैं। मैं यानी कि वो कोई आपसे शेयर करना चाहूँगा। अक्सर जगह पे बात होती है तो लोग पूछते हैं कि वो ज़िंदा है या वो किसके पास है। अच्छा, मेरी जो इतलात हैं और मैं आप कह लें कि एक ज़िम्मेदारी से जो मैं आपको बता सकता हूँ वो ये है कि पहली बात तो इमरान रियाज जो है ज़िंदा है, अल्हम्दुलिल्लाह वो ज़िंदा है और वो एजेंसीज़ की कस्टडी में है। अच्छा, ठीक है। एक से ज़्यादा एजेंसी हैं या एक एजेंसी? नहीं, जब हम एजेंसीज़ कहते हैं ना, असल में एजेंसी कहना चाह रहे होते हैं तो एजेंसीज़ हो जाता है। ठीक है। तो वो इंटेलिजेंस एजेंसी के पास है। अच्छा, और प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो है प्रीमियर। प्रीमियर यानी कि ये है कि वो प्रीमियर वाले एज सच मानते नहीं है, लेकिन जो बातचीत होती है उन्हीं से होती है। ठीक। या कोई इस बारे में जो यकीन दहानी करा रहे होते हैं कि वो इतनी देर तक उसको रिहा कर देंगे या हमारे ये मुतालबे हैं, वो वाले जो बातें हैं वो प्रीमियर के साथ ही हो रही होती हैं। ठीक है। और इस सिलसिले में जो एक पहला को बाज़ाब्ता या गो के वो भी ऑफ द रिकॉर्ड राब्ता है, यानी कि ये नहीं है कि कोई किसी जगह पे पब्लिक हुआ है, वो 6 सितंबर को हुआ था। ठीक है। और किसका राब्ता हुआ था? ये कोई जो एजेंसी के लोग हैं लाहौर में, उनके साथ राब्ता हुआ था और उन्होंने आगे जो फैमिली है उनके साथ बात की थी। ये राब्ता फैमिली और एजेंसी के दरमियान हुआ? नहीं, यही है ना कि IG पंजाब भी तो दरमियान में थे, क्योंकि IG पंजाब असल में एजाज़ ये है कि इस टाइम जो है ना IG पंजाब और जो इमरान रियाज के वकील है, IG पंजाब हैं डॉक्टर उस्मान और इमरान रियाज के वकील है अली इशफाक, वो दरमियान में एक तरह से ना वो फुटबॉल बने हुए हैं। ठीक है। IG पंजाब जो है वो एजेंसी वालों की तरफ से बना हुआ है कि जो भी उन्होंने कहना होता है वो IG को कहते हैं, IG जाके फिर आगे यकीनदानी कराते हैं जी कि वो फ़लाँ डेट तक आ जाएंगे, फिर उस डेट को फिर एक आगे और डेट आ जाती है जी कि नहीं अभी नहीं है, यानी कि आपको थोड़ी देर ठहरें तब तक कर देंगे। फिर वो जाके यानी कि जो एक इस सारे मामले में जो गवर्नमेंट लेवल पे कोई एम्बेरसमेंट बंदा फील करता है या अदालत को फेस करता है तो वो डॉक्टर उस्मान है, डॉक्टर उस्मान अनवर। अच्छा, दूसरी तरफ है जो इमरान रियाज के वकील हैं अली इशफाक, वो जो है यानी कि उसकी एक ऑब्वियसली एक तो वो वकील है इमरान रियाज का, दूसरा ये है कि उन्होंने भी इस तरीके से कोशिश अपने लेवल पे करनी है कि जिस तरह उनका जो क्लाइंट है उसको भी कोई नुकसान ना हो। ठीक है। और जो असल मकसद है वो ये है कि उसकी रिहाई मुमकिन हो पाए। ठीक है। अगर वो किसी जगह पे कोई फ्लेक्सिबिलिटी शो करेगा, हो सकता है कि उधर जाके बात करे तो उधर को हार्ड स्टैंड ले, लेकिन पब्लिकली आके बात करे तो उधर फ्लेक्सिबल हो कि जल्दी आ जाएगा, तो उससे लोग भी शक करना शुरू हो जाते हैं कि ये लगता है उनके साथ मिला हुआ है। ठीक है। तो बाकी जो फैमिली है वो तो सफ़र कर ही रही है, यानी कि फैमिली के लिए जो एक जो अजियत है वो तो है, जो इमरान रियाज की है वो तो अलग से है, यानी कि वो तो इटसेल्फ यानी कि वो हिमसेल्फ विक्टिम है। ठीक है। उसके अलावा जो फैमिली है वो भी उस सारे अमल को जो है बड़े परेशान भी हैं। अब ये एजाज़ के बात लेट क्यों हो रही है?
ठीक है। असल में इशू ये है जी कि अगर वो कहते हैं कि हम छोड़ देंगे, और अच्छा जो बात होती है ना कि छोड़ देंगे, उसमें वो बात कर रहे होते हैं जी कि वो आ जाएगा या ये हो जाएगा, लेकिन वो कहते हैं जी कि वो हमारे पास नहीं है। यानी कि मैं आपको जो जिस तरह बातें होती हैं मैं उस तरह बता रहा हूँ कि हमारे पास नहीं है, लेकिन हम जो है ना हम कोई इंतज़ाम कर लेंगे कि उसकी रिहाई मुमकिन हो सके। ठीक है, तो ताकि हमारे पास नहीं लेकिन है कैद है। हाँ हाँ हमारे पास नहीं है लेकिन है कैद है। लगता है कि कहीं जो है यानी कि हमें पता है कि किधर है, यानी कि इस तरह की बात है, आप समझ। ठीक है, तो अब यह है कि उनका मुतालबा क्या है, जो है ना अगवाकार जो है इस केस में, उनका मुतालबा क्या है। वो कहते हैं जी कि इन्हें कहें कि कोई 3 माह खामोशी इख्तियार करें। ठीक है, अच्छा इस काम के लिए कोई गारंटी देने को तैयार नहीं है कि वो खामोशी, इमरान रियाज जो है वो वापस आके खामोशी इख्तियार करेगा। फिर जब इनकी फैमिली से रब्ता हुआ, इनके वालिद से रब्ता हुआ, तो उन्हीं लोगों का, तो इन्होंने कोई इसी तरह की बातें उन्होंने की। उन्होंने कहा जी कि ये देखें ये भी हद से बढ़ जाता है। ठीक है, हम जो है अगर कोई एक माकूल इनकी तरफ से तनकीद हो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये भी तमाम हदें क्रॉस करता है, तो आप किसी तरह इसको समझाएं कि अपने आप को ज़रा मॉडरेट करें। और वो फिर कहते हैं, फैमिली वाले कहते हैं कि या इस तरह करते हैं कि इसको ना हम कहीं बाहर ले जाते हैं, तो ताकि उधर जाके इसका ना किसी माहिर नफ्सियात से इलाज भी कराते हैं कि ऑब्वियसली एक ट्रॉमा में रहा है तो पता नहीं क्या उसकी कंडीशन है, जब बाहर आएगा तो क्या सिचुएशन होगी। तो वो कहते हैं कि नहीं, बाहर भी नहीं ले जाने देना। अब ये है कि उनके जहन में होगा कि डॉक्टर मोईद पीरज़ादा जो है वो बाहर गया है, या वजाहत एहसान जो है वो ऑलरेडी बाहर हैं, तो वो क्या गुल खिला रहे हैं, तो ये इमरान रियाज जो है ये तो उनसे भी आगे निकल जाएगा। तो वो कहते हैं जी बाहर नहीं जाने देना, इधर भी माहिर नफ्सियात मौजूद हैं, तो आपने जो इलाज कराना है इधर कराएं, लेकिन इनको समझाएं कि अपने रवैये में ज़रा तवाज़न पैदा करें। ठीक है, जो है एक जर्नलिज़म में जो है ना ज़्यादा हद से ना बढ़ें। अच्छा, अब जो है इसकी गारंटी भी नहीं हो रही, चूँकि इन केस दौरान कोई ज़ामन है नहीं, तो फिर यह है कि वो मामला उधर से लटकता रहता है। वो कहते हैं उधर से हाई कोर्ट का प्रेशर है। अच्छा, हाई कोर्ट की इजाज़ अपनी एक वो भी एक ऑकवर्ड पोजीशन में है। अब ये होता है कि हाई कोर्ट अगर आर्डर कर दे और आर्डर पे अमल दरामद ना हो, तो ये हाई कोर्ट के लिए भी बड़ी एक शर्मिंदगी का बायस होता है कि हमारी अपनी रेट ही ख़त्म होगी, हमने आर्डर किया और आर्डर पे अमल दरामद ही नहीं हो रहा। तो लिहाजा हाई कोर्ट भी एक एक्सट्रीम पर नहीं जाना चाह रही कि जिसमें कोई ऐसा आर्डर कर दें जी कि लेट से वो कहें जी कि जिस तरह अभी उन्होंने कहा है 26 को, तो वो कहें जी कि हमने आर्डर लिख दिया है, अगर 26 को वो पेश नहीं होंगे तो हम आईजी के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे या फ़लाँ के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। तो अब यह है कि अब सिर्फ आईजी की बात तो नहीं होगी, जो जिनके पास है उनकी भी फिर बात होगी। तो उनको लगता है कि अगर ये मामला ज़्यादा पेचीदा हो गया तो इसमें उसकी जो एक कैद है या जो है यानी कि किडनैपिंग है वो भी तवालत इख्तियार करेगी, और हमारी जो है लोग कहेंगे जी कि हाई कोर्ट किधर गई है, हाई कोर्ट अपने आर्डर पे अमल दरामद क्यों नहीं करा रही। तो एजाज़ ये चीज़ें चल रही हैं। अच्छा, अब ये है कि एक तरफ तो इसके बारे में मेरा नहीं ख्याल कि कोई बंदा मीडिया या मीडिया से हट के ऐसा है कि जो इस इशू पे इस एक्ट को डिफेंड कर सकता है कि आप किसी बंदे को उठा लें और फिर उसका पता ही ना हो। ठीक है, अच्छा एजाज़, लेकिन एक दूसरी चीज़ है कि जो मैं कभी जो हमारे जो जर्नलिस्ट कोलीग हैं आपस में बात होती है, या कोई अपने जूनियर्स भी मिलते हैं और उनसे भी मैं बात करता हूँ, और आज भी मैं कसदन इन्हीं केस पे मैं बात करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि जो जर्नलिस्ट है मेरे ख्याल है कि उसको अपनी जो एक सहाफ़ती दायरा है ना उससे बाहर नहीं निकलना चाहिए। ठीक है, हमें पार्टी नहीं बनना चाहिए। अब यह है कि हम बात क्या करते हैं जी कि वो सच कहता था। अगर एजाज़ हम हर बंदे के सच पर जाना शुरू हो जाए ना तो ये सच आपस में टकराना शुरू हो जाते हैं। मेरा अपना सच है, आपका अपना सच है, आप मुझे गालियाँ दे रहे हैं ये करप्ट है, तो कोई मैं कहता हूँ ये झूठ बोल रहा है, वो कहते नहीं सच कहता है। मैं जो है नहीं कि मैं आप पर इल्ज़ाम लगा रहा हूँ। अच्छा, जिनकी हम बात करते हैं, जिनसे हम डरते हैं जी कि ये बड़े जाबर हैं या बड़े ब्रूटल एक्ट करते हैं, अगर एजाज़ आप उनकी बात सुने, वो लगता है वो कहते हैं जी, अच्छा वो अपने लेवल पे मजलूम फील कर रहे होते हैं, वो कहते हैं जी कि हम तो किसी जगह पर जाकर बात नहीं कर सकते। आप लोग हैं टीवी पर बैठे होते हैं, आपके मुंह में जो आता है आप बातें करते हैं। लेकिन इसी तरह जो जज साहबान है, ठीक है, जज साहबान जो है यानी कि हम उनको कितना पावरफुल समझते हैं। अच्छा, जज साहबान अपने लेवल पे करते हैं, कभी आपका इत्तेफाक हुआ होगा किसी जज साहब से मिलने का, तो वो भी अक्सर ये बात कर रहे होते हैं कि देखें हम तो किसी जगह पे जाके मीडिया पे अपनी सफाई भी नहीं दे सकते। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि इस सारे अमल में
हमें हमें बहुत सारी बातें सुनने में मिलती हैं, तो हम जितना हकायक के करीब रहें, हम हकायक को वेरीफाई कर लें, वो ज़्यादा बेहतर होता है। और ये जो एक एक्टिविज़म और जर्नलिज्म के दरमियान जो एक बड़ी एक ब्लर किस्म की लाइन है, यानी कि जो क्रॉस करते हुए ना बाज़ का अंदाज़ा नहीं होता। ठीक है, मुझे याद है कि जब इमरान रियाज को पहले पुलिस वालों ने उठाया था और कभी एक जगह पर केस कर रहे थे, कभी दूसरी जगह पे कर रहे थे, तो जब वो उधर से इमरान की रिहाई हुई, यानी हाई कोर्ट के आर्डर पर हुई है उस टाइम भी, तो उसके बाद इमरान इसने कोई इतफाक़ या कोई पता नहीं क्या इशू था, इसने ना मुझे कॉल की। तो मैंने इमरान को कहा, इमरान रियाज को मैंने कहा कि जो आपके साथ हुआ है ये बहुत गलत हुआ है, और ये इसलिए भी गलत हुआ है कि ये एक नया एक प्रेसिडेंट सेट हो रहा है, कल फिर किसी और जर्नलिस्ट को उठा लेंगे। वो बात ये पीछे रह जाती है कि आपके क्या ख्याल है, मेरे क्या ख्याल है, वो एक ना एक प्रेसिडेंट सेट हो जाता है। फिर मैंने कहा लेकिन दूसरी तरफ जो लोग उस टाइम गवर्नमेंट जो है ये PDM वाले ये उनके खिलाफ ज़्यादा सरगर्म थे, तो मैंने कहा कि जब हम उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं कि क्या आप समझते हैं कि वो जो कर रहा है वो जर्नलिज्म है। तो मैंने कहा कि भाई मैं नहीं समझता कि आप जर्नलिज्म कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारा इशू ये है कि जब किसी के साथ, किसी जर्नलिस्ट के साथ प्रॉब्लम होता है तो हम आवाज़ उठाते हैं, लेकिन यह है कि हमारे अंदर भी अपना कोई अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम नहीं है कि क्या जर्नलिज्म है क्या नहीं है। और उसका जो सबसे ज़्यादा नुकसान है एजाज़, वो जो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं उनको होता है। लोग समझते हैं कि ये तो जर्नलिस्ट है ही नहीं, ठीक है, ये जो है हर चीज़ पे वेरीफाई करते हैं, वो बड़ा दलेर आदमी है, वो बात खुल के कर सकता है, ये जो है ये कहते हैं जी मैं पहले मौक़िफ़ लूँगा, मैं चेक करूँगा। तो अल्टीमेटली जो एक हमारा जो जिस तरह सोशल मीडिया है या ओवरऑल TV आया है, उससे जो पॉपुलिज्म जो है किसी बंदे के सच्चे होने की अलामत भी ये है कि उसको कितने लोग देख रहे हैं। लेकिन उमर बात ये है ना कि ये जो बात आप कर रहे हैं, बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि ये ऐसे ही है, लेकिन जब हम उसकी गुमशुदगी के मामले में बात करते हैं और साथ ये मिलाते हैं तो इसका मतलब है वी आर जस्टिफाइंग कि ये ठीक हुआ है क्योंकि वो जर्नलिज्म नहीं कर रहा था इसलिए वो हुआ है। मेरा ये ख्याल है कि जो इशू है ना वो ये नहीं है, इशू ये है कि वो बंदा मिसिंग हुआ है। अगर आपको उसके तर्ज़ सहाफ़त पे कोई एतराज़ था तो आप कोर्ट में जाते, आप कानून का रास्ता इख्तियार करते, आप उसके ख़िलाफ़ कोई केसेस बनाते। ठीक है, जब हम ये दोनों बातें जोड़ के करते हैं ना, देखो जी वो जर्नलिज्म तो नहीं कर रहा था भाई, लेकिन इशू ये नहीं है। इशू ये है कि एक बंदे को, एक शहरी को, वो कोई भी काम करता है, वो जर्नलिस्ट है नहीं है जर्नलिस्ट, उसको आपने गायब कर दिया हुआ है, जिसकी आइन में भी कोई गुंजाइश नहीं है और कानून में भी कोई गुंजाइश नहीं है। जब हम ये मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे ना कि हमें इस तरह के मिसिंग होने के ख़िलाफ़ बात करनी है, तो फिर हम ये इस तरह इस बात को हमें कंडेम करना चाहिए। एजाज़ आपने बिल्कुल ठीक बात की है, लेकिन मुझे ये बताएं कि कितनी दफ़ा ऐसा हुआ है कि हम इस तरह के वाक़यात की गैर मौजूदगी में हमने जो जर्नलिस्ट हैं उनके कंडक्ट को डिस्कस किया हो कि वो जर्नलिज्म जो है मैं इससे एग्री नहीं करता या हमें कोई अपनी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। उमर मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ, पता क्या है, सुने मेरी बात, आपके साथ वाक़या हुआ, मेरे साथ वाक़या हुआ, मतीउल्लाह के साथ वाक़या हुआ, हम तीनों के साथ हुआ है ना वाक़या, और भी साथियों के साथ हुआ है। मैं आपकी और मेरी इसलिए बात कर रहा हूँ, हम प्रोग्राम कर रहे हैं। जब मेरे और आपके साथ या मतीउल्लाह के साथ प्रोग्राम हुआ ना, तो उस वक्त भी लोगों ने एक ट्विटर पर यह बहस शुरू की हुई थी कि जी ये तो एक्टिविस्ट हैं, ये तो हम तो जी इनको जर्नलिस्ट बेसिकली। मैं हमारे टाइम पर यह बात नहीं हो रही थी। नहीं हमारे टाइम पर मेरी बात सुने, हमारे टाइम पर ये कहा गया, सुन ले उस टाइम जो बात हो रही थी ना, उस टाइम इल्जाम लग रहे थे कि इनका किसी लड़की के साथ मामला था, लड़की के भाइयों ने, ये इल्जाम भी था। एक्टिविज्म का हम पे कोई इल्जाम नहीं। सुन लेना मेरी बात उमर, बात सुन ले। जिस वक्त हमारे जो ट्विटर बंद हुए थे उस वक्त एक्टिविज्म का भी हमारे पे इल्जाम था, लड़की वाला भी इल्जाम था और लगा, लेकिन एक्टिविज्म का भी इल्जाम लगा। अहमद दुरानी के ऊपर क्या इल्जाम लगा, लड़की वाला भी इल्जाम लगा और एक्टिविज्म वाला भी इल्जाम लगा। एक्टिविज्म का नहीं इल्जाम, उस पे भी लड़की का। चलिए खैर जो भी है, लेकिन ये है मेरा कहने का मतलब है कि दो चीजों, जो असल जुर्म है ना उसकी मजम्मत करें और असल जुर्म को के ऊपर हमें डिस्कस करना चाहिए। बाकी ये बात आपने की है, ये बातें ऐसी हैं जो कह रहे हैं। मैं मेरा पॉइंट ये है भाई, देखें एक तरफ वो लोग हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है और एक तरफ आपके अपने लोग हैं वो भी आपके कंट्रोल में नहीं है। ठीक बात, हम किसकी बात करें? मैं तो ये कह रहा हूं कि एक जर्नलिस्ट की सेफ्टी के लिए, हालांकि एजाज जो प्रोफेशनलिज्म है ये कोई ज़रूरी 100% गारंटी नहीं है कि आप पर अटैक नहीं हो सकता। जब मेरे पे मैं टार्चर हुआ था, मैं किडनैप हुआ था, उससे पहले जो मैं स्टोरीज़ कर रहा था और इन्हीं लोगों पर कर रहा था जिनके हवाले से अभी इमरान खान पर इल्ज़ाम है, ठीक है, इमरान रियाज पर, तो मैं उनको 2-2 हफ्ते में क्वेश्चन भेज के सवाल जवाब का इंतज़ार करता होता था। ठीक है,
यानी इसके बावजूद मेरे साथ ये वाक़या हुआ, लेकिन मैं फिर भी ये बात करता हूँ। अच्छा, जिस चीज़ से मैंने स्ट्रेंथ ड्रॉ की, मैं अपने आप से ये सोचता था कि यार मैंने गलत क्या किया, मुझे पता तो चलना चाहिए। ये नहीं है कि मैं गलतियों से बालातर हूँ, ठीक है। मैं कोई किसी किस्म का इस्तिस्ना नहीं मांग रहा था, मैं ये कह रहा था कि यार मुझे बताएं कि मेरी गलती कि जो एज अ जर्नलिस्ट मुझे करना चाहिए था उससे हट के मैंने क्या किया है। अभी आपकी वजाहत दी ना, बात यह है, इशू हम इमरान रियाज के ऊपर बात कर रहे थे और बात हम साथ इस बात को ले आए। ये दोनों बातें, मेरे ख्याल दोनों बातें होनी चाहिए ताकि हमारी इस्लाह का अमल कहीं से शुरू हो। मैं अर्ज ये कर रहा हूँ, ये दोनों बातें हम करते रहे हैं, लेकिन एक जुर्म जो है ना, उस जुर्म को जस्टिफाई नहीं हमें करना चाहिए। अच्छा, इसमें क्या जस्टिफाई किया? ये जस्टिफाई आप ये पता क्या कह रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि उसको उठाया इसलिए गया था, वो जर्नलिज्म ठीक नहीं करता था। ये मतलब इसका इजाज़ नहीं, इजाज़ इसका मतलब ये निकलता है। ये आप मतलब आप निकाल रहे हैं ना? नहीं, देखने वाला ये निकाल लेगा। देखने वालों को निकालने दे। देखने वाला उतना वेल इन्फॉर्म्ड नहीं है जितने आप हैं या हम हैं, क्योंकि हम इन्फॉर्मेशन के पीछे जाते हैं। हमने लोगों को आगाह भी तो करना है ना। मैं तो देखें नहीं कि हमारी कभी भी बात होती है ना, मैं कहता हूं कि दूसरों पे भी हम बात करनी चाहिए, हमें अपनी भी बात करनी चाहिए। इसमें हर्ज वाली बात क्या है? मैं ये कह रहा हूं अपनी बात करें, लेकिन अपनी बात के लिए अलग सेशन पूरे कर लें। नहीं, आप मुझे अलग सेशन रख लें, आप ये जर्नलिस्ट रिफॉर्म के ऊपर ना अलग से हम बात कर लें। अभी या तो आप तय कर लें कि आप कातिल के साथ हैं, या तय कर लें कि आप मकतूल के साथ हैं। एक बात तय कर लें, हमने एक जुर्म है, उसकी आपने अगर आपके पास केस आए तो आपने क्या करना है? यानी कि आप यही है ना, ज्यादा से ज्यादा आप ये कर सकते हैं कि ये वाला केस जो है फलां, इसमें फलां की गलती है, ये जो है यानी कि इसने जो है यानी कि इसकी कोई अगर इस बात की कोई लीगल जस्टिफिकेशन कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, खत्म हो गई बात यार। यार इसमें एजाज, इसमें हर्ज वाली क्या बात है? मैं कह रहा हूं अगर हम ये बात करें कि इमरान रियाज एक जो है यानी कि एज अ केस स्टडी को अगर हम बात कर लें वो तो किया जा सकता है। यार देखें, मेरी बात नहीं, इस वक्त वो गुम हुआ है, मेरी सुन लें बात, इस वक्त वो गुम हुआ है। इस वक्त ये बातें करने की बात नहीं है कि वो जर्नलिज्म क्या करता था, मैं उससे इत्तफाक नहीं करता हूं, आप भी उससे इत्तफाक नहीं करते, लेकिन इस वक्त ये टाइम नहीं है। लेट हिम कम, उस वक्त हम ये कर लेंगे। मेरे ख्याल में ये मेरी बात सुने यार, पहले मैंने उसका इशू मैंने बयान किया या नहीं किया? मैं ये कह रहा हूं कि दोनों बातें एक ही बात कर रहे हैं भाई। आप जो है कि एक अगले मौजू पे दो अलग इशू हैं, लेकिन ये है कि इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। और मैं इसलिए बात करता हूं, बात ये कि यार एजाज मेरी बात सुने, ये मैं एक जर्नलिस्ट की सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, ठीक है। एक तरफ वो लोग हैं जो कानून से बालातर हैं, दूसरी तरफ हम हैं कि मैं अगर अपने कोई करीबी दोस्तों को या अपनी कम्युनिटी को कहूँ कि भाई आप अगर यानी कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा डिफेंस यही है कि मैं एक अपनी प्रोफेशनल लिमिट्स में अंदर करता हूँ ताकि आप जो है गैर ज़रूरी खतरात से महफूज रहें, ठीक है। तो इसमें कौन सी हर्ज वाली बात? ये हर्ज वाली बात नहीं, लेकिन मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि एक बंदा गुम हो गया है ना, अभी वो जुर्म है, उसके ऊपर बात करें। वो जर्नलिज्म कैसा करता है, अच्छा करता है, नहीं करता, ये अभी बात करने के लिए आगे चलें। आप अगली बात वो क्या, किस मौजू पे आगे बात करनी? इमरान खान पर केस क्या बना? हाँ, इमरान खान के ऊपर उमर बात यह है कि अगस्त 2022 में आपको पता है हमारे यहाँ आते रहते हैं, सैलाब आते रहते हैं। सैलाब आया था, उस वक्त इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे। तो इमरान खान साहब ने फैसला किया कि मैं टेलीथॉन करूँगा। याद है 2005 में भी इन्होंने टेलीथॉन की थी जियो के साथ मिलके। 2010 में 2005 सैलाब के बाद, अच्छा, यानी 2010 का जो सैलाब आया था उसके बाद उन्होंने टेलीथॉन की थी। एनी हाउ, तो इसी तरह की टेलीथॉन का मतलब ये है कि एक ही सेटिंग में तमाम टीवी चैनल्स लाइव जाते हैं, एक बंदे की कवरेज करते हैं, वो अपील करता है, एक बंदा या मुख्तलिफ अफराद। जरूरी नहीं सारे टीवी जाएं, सारे ना करें। यानी जब जियो का था तो जियो का था, जियो 2010 जी। तो अभी 2022 में भी इमरान खान साहब ज़ाहिर प्राइम मिनिस्टर थे, इन्होंने अपना प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस इस्तेमाल किया, वज़ारत इत्तलात को कहा, हदायत दी कि जी हमने टेलीथॉन करनी है कि जी सैलाब आया है, तो सैलाब के जो मुतासरीन हैं उनकी हमने इमदाद करनी है, सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए पैसे इकट्ठे करने हैं और हम अपीलें करेंगे। तो ये इन्होंने मुझे याद पड़ता है ये PM हाउस में इन्होंने टेलीथॉन की थी, वहाँ से बैठ के टेलीथॉन की थी। PTV ने, बाकी टीवी चैनल्स ने, तमाम ने इसको लाइव टेलीकास्ट किया था, मुख्तलिफ एंकर्स आए हुए थे, उन्होंने किया था। अब नैब के पास एक शिकायत आई है। नैब के पास शिकायत क्या आई है? उनके पास ये शिकायत आई है कि वो जो टेलीथॉन के पैसे थे ना, जो पैसे इकट्ठे किए गए थे, उन पैसों का मिस यूज़ हुआ है। वो सैलाब ज़दगान के ऊपर खर्च नहीं हुए, बल्कि वो पार्टी के लिए या और इशूज़ के ऊपर इस्तेमाल हुए हैं। वो जो पार्टी फंडिंग का जो केस था ना खान साहब के ऊपर, कि खान साहब ने पार्टी फंडिंग कहाँ खर्च किया है, याद है वो एक कुछ रकम उन्होंने अपने करीबी दोस्तों में दी थी, एक कुछ रकम का ऐसा आयला मलिक को भी दिया था। ये उसी तरह का केस है कि इधर टेलीथॉन की गई, इल्ज़ाम ये है
कि टेलीथॉन के जो पैसे इकट्ठे किए गए उनको मिसयूज़ किया गया। ये है केस। इसकी इब्तदाई जो तफ्तीश है, कंप्लेंट जो आई थी वो नैब के पास आई थी। कंप्लेंट जब आ जाती है नैब के पास तो आगे 3-4 प्रोसेसेस होते हैं। नंबर 1 प्रोसेस होता है कंप्लेंट के बाद होता है कंप्लेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। कंप्लेंट वेरिफिकेशन जब हो जाती है तो फिर ऑथोराइजेशन ऑफ इंक्वायरी होती है। फिर इंक्वायरी ऑथोराइजेशन के बाद आती है इन्वेस्टिगेशन, और इन्वेस्टिगेशन के बाद चौथे नंबर पे आता है कि रेफरेंस की फाइलिंग, ठीक है। तो कंप्लेंट आई थी, कंप्लेंट के ऊपर इब्तदाई कंप्लेंट वेरिफिकेशन की गई जो कि नैब ने कर लिया है। और तरीकाकार ये है कि नैब का कोई भी रीजनल ऑफिस जब कंप्लेंट वेरिफिकेशन कर लेता है तो उसकी ऑथोराइजेशन के यानी कि इसको आप इंक्वायरी में बदल दें, वो हेडक्वार्टर करता है। तो नैब रावलपिंडी के पास ये कंप्लेंट आई, उन्होंने वेरिफिकेशन करके नैब हेडक्वार्टर को भेज दिया कि अब इसके इंक्वायरी कर दें क्योंकि इब्तदाई जो कंप्लेंट वो ठीक लगती है। तो जो नैब के लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि ये जो केस है ये करप्शन का केस है, और ये ज़्यादा सख्त केस है जो खान साहब के ऊपर अलकादर ट्रस्ट का पहले से केस है उससे ज़्यादा सख्त है, और जो साइफर केस है उससे ज़्यादा सख्त है। नैब के लोगों का ये दावा है कि वो साबित कर देंगे, इब्तदाई जो कंप्लेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस में साबित हुआ है कि ये पैसे जेन्युइनली मिसयूज़ हुए हैं, क्योंकि जो हेड्स बताए गए थे कि इन हेड्स के ऊपर हमने ये पैसे यूज़ किए हैं, वो गवर्नमेंट के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट ऑलरेडी उन हेड्स पे काम कर रहे थे। तो वो इनका दावा ये है। तो करप्शन का एक और केस खान साहब पे तैयार हो गया है। होता क्या है मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता, फ्यूचर आपको पता है। आमतौर पे केसेस हमारे यहाँ डील कर लिए जाते हैं या बाज़ का ड्रॉप भी कर दिए जाते हैं, बाज़ का झूठे केस भी बनाए जाते हैं, लेकिन नैब के लोगों का ये दावा है कि ये केस बिल्कुल ठीक है, हम साबित करेंगे कि ये मिसयूज़ हुआ। शाही, आप वैसे ना आपने ये सारी तफसीलात बड़ी उठ उठ के सुनाई हैं, लगता है काफ़ी एक्साइटेड हैं आप। नहीं एक्साइटेड नहीं हूँ, लेकिन चीमा साहब ये भी बड़ा अलमी है कि जब बंदा पावर में होता है ना तो कोई सिस्टम उसके खिलाफ। अच्छा, इस केस में शिकायतू कौन है? इसके लिए बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। ये इस केस में मेरी इतलात के मुताबिक डमी से शिकायती हैं। हाँ। लेकिन जो मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं, तो पाकिस्तान में आपको पता है जब किसी बंदे के खिलाफ रियासत शुरू हो जाती है या बाज़ लोग शुरू हो जाते हैं, ताकतवर लोग शुरू हो जाते हैं, तो फिर मुहिब वतन पाकिस्तानी भी आ जाते हैं, और बाज़ का खुफिया रिपोर्टें भी आ जाती हैं कि खुफिया रिपोर्ट मिली है कि ये हुआ है। तो नैब की तो आपको पता है अपनी इंटेलिजेंस भी है ना, तो वो इंटेलिजेंस वाले भी इस तरह के काम करते हैं। अच्छा एजाज़, वैसे ये जो टेलीथॉन वाली आप बात कर रहे हैं, मुझे इस केस का नहीं आइडिया, लेकिन जो आप बता रहे हैं कि एलिगेशंस की नेचर, इसमें मुझे वज़न इसलिए लगता है कि इनकी फ़ंड्स के मामले में इतनी शफाफियत कभी नहीं रही जितना कि खान साहब आमतौर पे दावा करते हैं। उन्होंने ये है कि आप शौकत खाना पे बात करें, लोग पीछे पड़ जाएंगे, ओए 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 ये जो है यानी कि एक पब्लिक सर्विस का प्रोजेक्ट है, आपको शर्म नहीं आई यानी कि आप उस पर बात कर रहे हैं, इसको सियासत में ला रहे हैं। हालांकि सबसे ज़्यादा इमरान खान ने शौकत खानम को सियासत के लिए इस्तेमाल किया, ठीक है। अच्छा, बाय द वे उसको लिखते हैं शौकत खानम कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल ट्रस्ट लिमिटेड। अच्छा, वो ट्रस्ट है नहीं। अच्छा, यानी कि वो कि कोई इसको सोसाइटी एक्ट के तहत इन्होंने बनाया था, ये पुराना लिखते हैं। अब मुझे नहीं आइडिया कि अगर इन्होंने को ट्रस्ट में कन्वर्ट कर लिया, ये पुराना ट्रस्ट लिखते हैं उस टाइम से कि जब वो ट्रस्ट नहीं था, ठीक है। तो अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि आज जो इनकी जियो के साथ भी हुई थी ना टेलीथॉन, तो इस पर भी इनसे मुतालबा होता रहा कि इसका फोरेंसिक ऑडिट कराया जाए कि जो पैसे इकट्ठे हुए थे उधर किस जगह पर इस्तेमाल हुए। ये मुतालबा कौन करता रहा? ये मुख्तलिफ जो लोग हैं, यानी कि कोई 2010 के बाद इस पर बात आती रही है। इवन मेरे ख्याल है कि शायद किसी स्टेज पे जियो वाले भी करते रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन मुझे याद है कि और ये सिर्फ इनके अलावा भी और भी कोई लोगों ने मुतालबा किया था कि इसका फोरेंसिक ऑडिट कराया जाए। खान साहब ने उसका ऑडिट नहीं कराया, ठीक है। हालांकि ये जियो वाले पार्टनर थे, इनका राइट तो बनता है ना कि भैया आप जो है अगर कोई बंदा मेरी को गुडविल को इस्तेमाल करे और मैं लोगों को कहूँ जी कि इनको पैसे दें और बाद में आप पैसे लें तो मैं कहूँ जी कि एजाज साहब पैसे किधर लगे आपके, मैं नहीं बताता, ठीक है। आप ये नहीं कर सकते। अच्छा एजाज, इससे पहले जब इन्होंने शौकत खानम के लिए पैसे इकट्ठे किए, मैं 90 की दहाई की बात कर रहा हूँ, उस टाइम एक वकील थे डॉक्टर बासत, अभी भी हैं? अभी हैं, मेरे ख्याल में हैं। मैं यानी कि अल्लाह करे अगर वो जिंदा हैं तो अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, लेकिन मुझे लगता है कि शायद नहीं है। अच्छा, एनीवे, अच्छा, शायद। तो अब ये है कि उस टाइम वो इनके खिलाफ हाई कोर्ट में गए थे। उन्होंने कहा जी कि इन्होंने ज़्यादा पैसे कैश की शक्ल में इकट्ठे किए हैं। फिर बहुत सारा इनका दावा था जी कि इतने ख़वातीन ने
इतने तोले हमने जेवर दिया है, ठीक है। लेकिन यह है कि उसकी कोई किसी जगह पे ऑडिट नहीं है कि वो किधर गया है। वो मामला हाई कोर्ट में जो है ना दब ही गया, यानी कि वो किसी ना कंक्लूजन पर नहीं पहुंचा। उसको बाद में उन्होंने एक डॉक्यूमेंट किया उस सारे प्रोसीडिंग वगैरह को, उस पर हम फिर किसी दिन बात करेंगे। साहब, पैसे कमाने का जो सबसे आसान तरीका है ना, जिसमें आपकी कोई एहतसाब नहीं होता, या तो आप पीर बन जाएं और पैसे रिसीव करें, आपका कोई एहतसाब नहीं हो जाए, या आप मस्जिद में या किसी मज़ार के ऊपर गला रख दें, उसका कोई आपका एहतसाब नहीं होगा, या आप ये अनाउंस कर दें कि मैंने हॉस्पिटल खोलना है या मस्जिद तामीर करनी है। दूसरे अल्फाज में आप ये कह रहे हैं कि जो ये होते हैं ना कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो एनजीओज हैं, ठीक है, उनके जरिए आप जब चंदा इकट्ठा करते हैं, ये एजाज बहुत सोफिस्टिकेटेड बिजनेस है और लोग जो हैं वो समझते हैं जी देखें नहीं कि वो आवाम के लिए नेक काम अच्छा जी नहीं, वो जी नहीं कि उसने उसके अपने नाम पर तो नहीं है। भाई मैंने अगर कोई एनजीओ बना लूँ, मैं क्या बच्चे जो है उनको भी डायरेक्टर बना दूंगा, मैं अपनी फैमिली के लोगों को भी बना दूंगा, मैं उनके लिए कोई गुंजाइश निकाल लूंगा कि इन्होंने न्यूयॉर्क जाना है, इनके लिए टिकट करें, इनका जो है इन्होंने इतना काम किया, इनको इतने पैसे दें। आपकी एक वो जायदाद बन जाती है। एजाज जो इन्होंने नमल बनाया यूनिवर्सिटी, ठीक है, उसके लिए 1000 एकड़ ज़मीन किसने दी? शहबाज शरीफ, पंजाब गवर्नमेंट, ठीक है, शहबाज शरीफ ने दी, ठीक है। और किसके कहने पर दी? इनके चौधरी निसार जो है इनके वो इमरान खान के बड़े करीब थे और वो उस टाइम इसरार कर रहे थे जी कि इनको दी जाए। और शौकत खानम अस्पताल बनाने के लिए ज़मीन दी नवाज शरीफ ने यानी कि उनसे ज़मीन यानी कि खैर थी तो सरकारी ज़मीन वो सरकारी है, लेकिन एजाज ऐसे ही है कि जैसे इमरान खान प्राइम मिनिस्टर है तो वो हमें किसी जगह पे कोई ज़मीन अलाट कर दे जी आप इस पर ट्रस्ट बना लें, इन्हीं के लोग हमें कह रहे होंगे कि यार कोई शर्म करो कि आपको तो इमरान खान ने ज़मीन दी थी, वो सरकारी थी लेकिन देने वाले तो ये थे। लेकिन ये जो है ना सरकारी ज़मीन को भी हम बाज़ औक़ात ना रेवड़ियों की तरह बांटते हैं, ये नहीं दे सकते थे। जो शहबाज शरीफ ने ज़मीन दी 1000 एकड़ लोगों से वागुजार की, वो वागुजार नहीं कर सकते थे एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। वो ये होता है कि अगर रियासत का कोई अपना प्रोजेक्ट हो, गवर्नमेंट का, वो है लैंड एक्विजिशन एक्ट है 1953 गालबन, उसके मुताबिक आप रियासत उसी ज़मीन को ले सकती है, कब्जा कर सकती है जिसमें रियासत ने अपना कोई मंसूबा शुरू करना। ये नहीं हो सकता कि कोई बंदा ये कह दे कि मैंने इधर बनानी है ज़मीन, कोई बनाना है, कोई मैंने यूनिवर्सिटी बनानी है तो मुझे इतनी ज़मीन दीजिए, इस तरह नहीं दे सकते, ठीक है। अच्छा, अनलेस के ये हो कि आपने को प्लाट्स क्रिएट किए हों, जिस तरह हमारे यहाँ इधर H9 का एरिया है, इधर H8 है या H9 बनता है, तो जिधर ये स्कूलों के प्रोजेक्ट हैं, इवन हॉस्पिटल का भी प्रोजेक्ट है, तो अच्छा वो जो है वो भी उसका जो इस्तेमाल है वो इन्होंने तकरीबन मेरे ख्याल को 150 एकड़ से ज़्यादा इनका इस्तेमाल भी नहीं हुआ, वो खाली पड़ी रही। और जब इनकी अपनी गवर्नमेंट आई है और उस्मान बुज़दार ने 500 एकड़ से और करा ली, ठीक है, उधर झील है बड़ी, यानी कि वो एक बड़ी प्राइम लोकेशन पे ज़मीन है, उससे करा लीजिए कि हमने कोई और जो है ना एक कोई पता नहीं मेडिकल यूनिवर्सिटी या क्या बनाना चाह रहे हैं तो हमें एक्स्ट्रा ज़मीन की ज़रूरत है, वो 500 एकड़ और ले ली, ठीक है। वो है जब ये बाद में हमजा शहबाज कुछ देर के लिए बना है, उसने वो कैंसिल कर दी। तो एनीवे ये चीज़ें जो हैं ये तहकीकात तलब हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एजाज ये होती हैं कि जब कोई बंदा पॉलिटिकल टारगेट होता है, यानी कि आगे पीछे उसके सारे कत्ल माफ़ हैं, यानी कि कोई पूछने वाला नहीं है। और जब आप पॉलिटिकली मोटिवेटेड किस्म की इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उनकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। लोग कहते हैं जी कि लोग एलिगेशन पर नहीं जाते, वो मोटिव पर चले जाते हैं। तो ये इस मुल्क में इंसाफ जो है इसीलिए किसी नतीजे पर नहीं पहुंचता कि इधर सियासत इन्वॉल्व है। बिल्कुल ठीक। तो एजाज जो लास्ट इशू है यानी कि वो वेडलॉक पॉलिसी के हवाले से, उस पर अगर आप कोई बता सकें। चीमा साहब, ये वेडलॉक पॉलिसी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करवाई हुई है। वेडलॉक पॉलिसी का बेसिक मकसद ये है कि जो शादीशुदा मियाँ बीवी हैं जो दोनों काम करते हैं उनको एक ही स्टेशन पे रखना है, या जो ख्वातीन हैं सिंगल हैं उनको ऐसी जगह पे ना तैनात किया जाए जो कि सिंगल ख्वातीन के लिए वल्नरेबल हो। इस वाले से चीमा साहब पता लगा है कि मुख्तलिफ वैसे इदारों में इस पॉलिसी की वायलेशन की जा रही है। मुझे किसी ने बताया कि वापडा जो है, वापडा में इस पॉलिसी के ऊपर नीचे लेवल पे, कोई टॉप लेवल से नहीं, इस पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की जा रही है। बाज़ ख़वातीन हैं, पर्टिकुलरली सिंगल ख़वातीन हैं, उनको दूर दराज जगहों पर तैनात कर दिया है। डैम के प्रोजेक्ट में डैम के ऊपर नीलम के ऊपर वो जो प्रोजेक्ट है दासू में तैनात कर दिया गया है किसी इंजीनियर को। अच्छा, कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जो कि जिनके बच्चे हैं साथ, अब वो बच्चों को साथ लेके जाती हैं, और जिन दूर दराज जगहों पर उनको तैनात किया गया है, मिसाल के तौर पर अगर किसी को DI खान में तैनात किया गया है,
वहाँ पर बच्चों की तालीम का इशू है, या वहाँ पर लोकल जो लोग हैं वो ऑलरेडी ख़वातीन के हवाले से मतलब ख़वातीन को ओपन नहीं देखते, तो ख़वातीन को बड़े मसाइल का सामना है। तो आई बिलीव के तमाम इदारे भी और बिलखसूस चेयरमैन नैब जो है वो इसको सिंपथेटिकली चेक करवाएंगे कि जहाँ जहाँ पर उनकी जो फीमेल एम्प्लॉइज़ हैं, ऑफिसर्स हैं, वो दूर दराज अगर तैनात हैं तो उनसे ज़रूर पूछें और उनको वापस उनकी जगह, उनकी जो चॉइस ऑफ उनका होम स्टेशन है उनसे पूछ के उनको वहाँ पर तैनात करें। तो ये वर्किंग वुमेन के लिए ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये कोई शक नहीं है, और मेरे ख्याल है कि ख़वातीन के लिए पहले ही उनकी तादाद एक मुलाजमत साइट पर कम है और उन पर एक प्रेशर भी होता है जी कि आप क्या उधर अकेले जाके रहोगी। तो ये रियासत लेवल पे इस चीज़ को प्रमोट करना चाहिए कि जिसमें उनके लिए एनेबलिंग इन्वायरमेंट पैदा किया जाए कि वो एक कंफर्टेबल फील करें कि अगर हम जॉब भी करती हैं तो हमें जो हमारा इदारा है या जो महकमा है जिससे वाबस्ता हैं वो उनके लिए सहूलतें पैदा करता है, ना कि उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। एक खातून जो है, एक लड़की जो है, वो अपनी पैदाइश से ही चीमा साहब उसके साथ दोहरा मेयार अख्तियार किया जाता है। बहन भाई हों तो भाई को पहले खाना देंगे, या भाई को आम तौर पे देखा है आम तौर पे तो पैदाइश के ऊपर कि अगर लड़की पैदा होगी है तो बदकिस्मती से हमारे यहाँ आज भी बड़ी तादाद है लोगों की, बड़ा अफसोस हुआ जी लड़की पैदा हुई है, ये इस तरह कहते हैं लोग। और लड़कियां हालांकि नेमत हैं, जो जिनके घर पे बच्ची हैं चीमा साहब, वो बड़ी नेमत है। तो पैदाइश से ही शायद लोग कहते तो हैं कि ये नहीं रहमत है। हाँ, लड़के को कहते हैं ये नहीं नेमत है, लड़की को कहते हैं रहमत है। इसको रहमत जो है ना जुबान की हद तक तो कहते हैं लेकिन मानते नहीं है, बोझ समझते हैं। तो एनी हाउ हम कोशिश ये कर रहे हैं कि इस तरह के इशूज़ को भी लाएं। मकसद ये है कि हमारे जो वल्नरेबल सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी हैं उनके बारे में हम बात किया करें, ताकि जो हमारी कंट्रीब्यूशन है वो अदा करें। तो चाहिए जो हमारे व्यूअर्स हैं वो आपकी इन कोशिशों को एक तहसीन की निगाह से देखते हैं और आप बहुत अच्छा करते हैं कि इस तरह के इश्यूज़ जो हैं वो उनको हाईलाइट करते हैं। बड़ी मेहरबानी। तो इंशाल्लाह हम करते भी रहेंगे। तो नाजरीन, आपने हमारा प्रोग्राम देखा, अपनी राय दीजिएगा, पहले भी देते रहते हैं, और कोई ख़बर डिस्कस करनी हो राजदारी के साथ तो talkshock777@gmail.com पर हमारे साथ हमें ईमेल करें। तो अपना ख्याल रखिएगा, हमें इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।